Good morning, students. Here in this part 10, we are studying in your social science of class 10 constitution, government system, and social concern. And today in this video lesson, the topic is amending the constitution for social change. सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सोशल चेंज। एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ड्राफ्टेड, इट वाज मेड क्लियर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स वुड नॉट बी लिमिटलेस बट कुड बी कंट्रोल्ड, कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द स्टेट। संविधान बनाते समय यह स्पष्ट किया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार असीम नहीं होंगे और राष्ट्र की व्यापक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर सकता है। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनलाइज्ड, मैनी पीपल हु वर अगेंस्ट द सोशल चेंजेस दैट इट envisaged approached the courts for justice। लेकिन संविधान के बनते ही समाज के वे लोग जो सामाजिक बदलाव के विरुद्ध थे, उन्होंने न्यायालयों की शरण ली। Some of them were unhappy with the laws made to protect the interest of the scheduled tribes। कुछ लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए किए गए विशेष कानूनों से Some of them were unhappy with the laws made to protect the interest of the scheduled tribes. Others were distressed by the abolition of the जमींदारी system। और कुछ अन्य को जमींदारी प्रथा उन्मूलन यानी इरेडिकेशन समाप्ति से परेशानी थी। These bitter conflicts led to the first amendment of the Constitution in 1951 to protect the rights of the backward classes। इसी परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में पहला संशोधन 1951 में ही बहुत तीखे विवादों के बीच किया गया। At that time, many states had made reservations in educational institutions for scheduled castes and tribes because it was felt that they should be given equal opportunities। उस समय अनेक प्रांतों में शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। But seen from another perspective, these reservations were considered to be against the principle of equality, जो एक दृष्टि से समता के अधिकार के विरुद्ध थे। मगर ऐसी जातियों के लिए अवसरों की समानता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक थे। फॉर दिस रीजन द फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोविजन इन द आर्टिकल्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स which stated that nothing in this article will prevent the state from making any special provision for the advancement of any social and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। इसी कारण प्रथम संविधान संशोधन द्वारा फॉर दिस रीजन इसी कारण प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा मौलिक अधिकार वाले अध्याय के अनुच्छेदों या आर्टिकल्स में इस तरह के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपलब्ध या प्रबंध करने से नहीं रोकेगी या निवारित नहीं करेगी, प्रिवेंट नहीं करेगी। प्रिवेंट यानी रोकना। The other areas
of conflict that the First Amendment addressed was land reform. The government had enacted laws to abolish the zamindari system and the system of forced labor in 1947 itself. 1947 से ही देश की सरकारों ने जमींदारी और बेगारी प्रथा उन्मूलन यानी इरेडिकेशन के लिए कानून बनाए और जमींदारों की ज़मीनों को भूमिहीनों में बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी. It had also begun the process of distributing land among the landless. Armed revolts had broken out in many parts of the country as the peasants and landless began putting more and more pressure on the government for land distribution. किसान इसके लिए ज़बरदस्त दबाव डाल रहे थे और भारत के कई भागों में उनका सशस्त्र विद्रोह शुरू हो रहा था. Hence, land reforms could not be put off anymore. अतः भूमि सुधार को और नहीं टाला जा सकता था. But the big landowners approached the courts and were able to get a stay on implementing these laws. लेकिन बड़े भूस्वामी न्यायालयों में जाकर इन कानूनों पर रोक लगाने में सफल हुए. So the First Amendment had a provision to ensure that any law approved by the President under Schedule 9 of the Constitution could not be overturned by any court of law. अतः प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रावधान रखा गया कि जिन कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में रखा जाएगा, उन्हें किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा. Most of the land reforms laws were included in the schedule and accepted by the court. उस समय के अधिकांश भूमि सुधार कानूनों को इस अनुसूची में शामिल किया गया और न्यायालयों ने इन्हें स्वीकार किया. However, the amendment did not fully resolve the problems. However, the amendment did not fully resolve the problem. Even after the zamindari system was abolished, many legal and administrative hurdles prevented the smooth redistribution of land acquired from the big landowners for redistribution among the peasants and landless. जमींदारी प्रथा तो समाप्त की गई, मगर बड़े भूस्वामियों से जमीन लेकर भूमिहीन कृषकों व मजदूरों को वितरित करने में लगातार कानूनी व प्रशासनिक अड़चनें बनी रही, जिसके चलते संविधान में कई और संशोधन किए गए. द लैंड ओनर्स आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोटेक्ट्स द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो सीजिंग देयर प्रॉपर्टी वाज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स. भूस्वामियों का दावा था कि संविधान के बुनियादी अधिकारों में संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से सम्मिलित है, अतः किसी की संपत्ति को छीनना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है. So several more constitutional amendments had to be made. Among them was the 44th Amendment of 1976, which excluded the right to property from the list of fundamental rights. अतः किसी की संपत्ति छीनना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है. इन दावों को देखते हुए 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन 44th संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया. नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार. एज वी रेड अर्लियर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन include free and compulsory education for
all children up to the age of 14 years। जैसा कि हमने पहले देखा था, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। बट even 70 years after independence, the government has not been able to provide free quality education to all children। लेकिन स्वतंत्रता के 70 ईयर्स होने पर सफल होने पर भी हम सभी बच्चों को निःशुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए। The Supreme Court passed an important judgment in 1993 declaring free and compulsory education to all children aged up to 14 years as a fundamental right। 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 14 ईयर्स यानी 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना। The court observed that the right to life is meaningless unless people get proper education। न्यायालय का कहना था कि जीने का मौलिक अधिकार सार्थक तभी होगा जब लोगों को उचित शिक्षा मिले। Keeping this verdict in mind, in 2002, the 86th Amendment of the Constitution included the right to free and compulsory education for all children aged up to 14 years in the list of fundamental rights। इस फैसले को देखते हुए संसद ने 2002 में 86 संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष 6 to 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया। The amendment made the state responsible to provide regular education for every child aged from 6 to 14 years। These examples show how the provision to amend the Constitution to maintain the momentum for social change has been fruitfully utilized। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह हमारे संविधान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रावधान किया गया। Now beta, there are some questions on the basis of the above paragraph. Try to write and give the answer of these questions। If economic inequalities are not eradicated, what impact will it have on national unity? यानी अगर समाज में आर्थिक समानता नहीं मिटाई गई तो राष्ट्रीय एकता पर उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। To what extent have social inequalities increased or decreased over the past 60 years? पिछले 60 वर्षों में 60 ईयर्स में हमारे देश में सामाजिक असमानता किस हद तक घटी या बढ़ी है, इसका हमारे लोकतंत्र डेमोक्रेसी पर क्या असर होगा। Find out about the landlord system prevalent in your region। How was it eradicated? Does it still exist in some form even today? आपके क्षेत्र में जमींदारी या गोटिया प्रथा के बारे में पता करें और इसे किस तरह समाप्त किया गया, क्या इसके कुछ अंश आज भी मौजूद हैं। The right to property and acquisition of land by the government are once again a current topic of discussion। Collect newspaper reports on this issue and present a synopsis of these reports in class for discussion। What are the differences or similarities in land acquisition during the 1950 and 1980 period and today? संपत्ति के अधिकार और सरकार द्वारा भूमि अर्जन का मामला फिर से चर्चा में रहा है। इनसे संबंधित समाचारों को इकट्ठा करें और उसका सारांश प्रस्तुत कर चर्चा करें। 1950 to 1980 में जो भूमि अर्जन हो रहा था और आजकल जो भूमि अर्जन हो रहा है यानी लैंड एक्विजिशन, उसमें क्या समानताएं व अंतर दिखाई देती है। What difference has been made by converting
the right to education from a directive principle to a fundamental right. How does it help in social change? शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जगह मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में सम्मिलित करने से क्या अंतर पड़ता? यह सामाजिक परिवर्तन को किस तरह मदद करता? So my dear students, this is enough for this video lesson. In the next video lesson, we'll study about evolving nature of the constitution यानी संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप।